तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य का दौर खत्म हुआ, भारत की जो राजनीतिक तस्वीर थी वो एकदम बदल सी गई, है ना? हाँ बिल्कुल, वो जो एक बड़ी केंद्रीय सत्ता थी वो बिखर गई। और उसकी जगह फिर कई छोटी छोटी क्षेत्रीय ताकतें उभरने लगी। जी आज हम इसी दौर पर, मतलब गुप्तोत्तर काल पर ही थोड़ी बात करेंगे। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प दौर रहा है असल में। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम देखेंगे पुष्यभूति वंश को, दक्षिण में चालुक्य और पल्लवों को देखेंगे। और हाँ, वो त्रिपक्षीय संघर्ष। बिल्कुल, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो कन्नौज के लिए भिड़ते रहे। जी तो कोशिश यही है कि इस बिखराव वाले लेकिन अहम दौर की जो खास बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, ये वो समय था जब भारत का नक्शा कह सकते हैं काफी तेजी से बदल रहा था। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश से शुरू करते हैं, उन्हें वर्धन वंश भी कहते हैं। हाँ, संस्थापक तो पुष्यभूति थे, पर शायद असली ताकत प्रभाकर वर्धन ने दी। सही कहा, प्रभाकर वर्धन ने ही इसे असल में एक मजबूत राज्य बनाया। और फिर उनके बेटे हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक, ये तो काफी मशहूर हुए। जी, शायद इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक। भाई की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली और आते ही बंगाल के शासक शशांक से मुकाबला किया। अपनी बहन राज्यश्री को बचाने के लिए, और फिर उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे राजधानी भी बनाया। ये कन्नौज पर कब्जा करना कितना अहम रहा होगा उस वक्त? और बहुत ज्यादा। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का एक प्रमुख राजनीतिक और सामरिक केंद्र बन चुका था। अच्छा। एक तरह से सत्ता का प्रतीक। अच्छा। और हर्षवर्धन सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, सुना है साहित्य में भी रुचि थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। वाह! और उनके दरबारी कवि बाणभट्ट। जी, बाणभट्ट। उन्होंने हर्षचरित लिखी, जो हर्षवर्धन के जीवन और समय के बारे में जानने का एक अहम स्रोत है। और वो चीनी यात्री हुएनसांग, वो भी इन्हीं के समय आए थे। हुएनसांग लगभग 631 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय ही भारत आए थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को काफी संरक्षण दिया, दान भी दिया। और वो प्रयाग में महामोक्ष परिषद, वो क्या था? वो हर 5 साल में एक बड़ा आयोजन करते थे प्रयाग में, संगम पर। वहां वो अपना बहुत सारा धन दान कर देते थे। हुएनसांग ने भी ऐसे एक परिषद में हिस्सा लिया था। मतलब एक ही शासक में इतनी सारी बातें। लेकिन दक्षिण में शायद उनका प्रभाव उतना नहीं रहा। सही कह रहे हैं, दक्षिण में उनकी सीमा नर्मदा नदी तक ही रही। वहां उन्हें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। ओह, पुलकेशिन द्वितीय। हाँ, इस जीत का जिक्र हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ये पुलकेशिन की प्रशस्ति है, मतलब उनकी प्रशंसा में लिखा गया लेख। अच्छा, तो चलिए फिर इन्हीं चालुक्यों की बात करते हैं। कौन थे ये जिन्होंने हर्षवर्धन जैसे सम्राट को रोक दिया? चालुक्यों की कई शाखाएं थीं, पर मुख्य थी वातापी या बादामी वाली। पुलकेशिन प्रथम संस्थापक थे, पर सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय ही हुए, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया। जी, लेकिन बाद में वो खुद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम से हार गए। अच्छा। हाँ, नरसिंह वर्मन ने वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की, मतलब वातापी का विजेता। फिर चालुक्यों का क्या हुआ? बाद में उनकी एक और शाखा कल्याणी में स्थापित हुई। तैलप द्वितीय ने इसकी नींव रखी। इनके एक राजा थे विक्रमादित्य षष्ठम। हाँ। उनके दरबार में विज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने मिताक्षरा लिखी। ये हिंदू उत्तराधिकार कानून पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बना आगे चलकर। अच्छा, तो ये तो हुई चालुक्यों की बात। और पल्लव, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? हाँ, पल्लव भी दक्षिण भारत की एक बड़ी शक्ति थे। राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम। संस्थापक सिंह विष्णु माने जाते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम भी एक महत्वपूर्ण शासक थे। वो खुद नाटककार थे। उन्होंने मत्तविलास प्रहसन लिखा। फिर आए नरसिंह वर्मन प्रथम। जी, जिन्होंने पुलकेशिन को हराया और महाबलीपुरम शहर बसाया। वहां के जो चट्टानों को काटकर रथ मंदिर बने हैं ना, हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। वो उन्हीं के समय बने। ये द्रविड़ मंदिर शैली की शुरुआत मानी जाती है। और बाद में नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राज सिंह। हाँ, उन्होंने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया और महाबलीपुरम का वो मशहूर शो टेम्पल तत् मंदिर। अच्छा, तो उत्तर में हर्षवर्धन, दक्षिण में चालुक्य और पल्लव। लेकिन एक और बड़ा संघर्ष था, है ना, कन्नौज के लिए? बिल्कुल, वो त्रिपक्षीय संघर्ष। हाँ, उसके बारे में बताइए, कौन कौन थे इसमें? देखिए, कन्नौज पर कब्जे के लिए करीब 200 साल तक 3 बड़ी ताकतें आपस में लड़ती रहीं। पश्चिम से थे गुजर प्रतिहार, पूर्व से थे बंगाल और बिहार के पाल वंश, और दक्कन यानी दक्षिण से थे राष्ट्रकूट। तो ये 3 शक्तियां कन्नौज के लिए लड़ रही थी। जी,
गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम और मिहिर भोज जैसे शक्तिशाली राजा हुए। इनकी राजधानी पहले उज्जैन, फिर कन्नौज भी रही। और पाल वंश, उनके बारे में एक बात सुनिए कि उनके पहले राजा गोपाल को जनता ने चुना था। ये सच है? हाँ, स्रोत तो कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं कि उस समय बंगाल में फैली अराजकता को खत्म करने के लिए सरदारों और शायद जनता ने मिलकर गोपाल को राजा चुना। ये उस जमाने के हिसाब से काफी अनोखी बात है। बिल्कुल। पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा जितना ही महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र बना। इनकी राजधानी मुंगेर थी। और तीसरी शक्ति? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। राजधानी थी मान्यखेट। संस्थापक थे दंतीदुर्ग। इनके एक शासक थे कृष्ण प्रथम। हाँ। उन्होंने एलोरा में पहाड़ काटकर कैलाश मंदिर बनवाया। अब सोचिए, एक ही विशाल चट्टान को तराशकर पूरा का पूरा मंदिर। वो आज भी इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। हाँ, वो तो अद्भुत है। राष्ट्रकूट में ध्रुव, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष प्रथम जैसे शक्तिशाली और विद्वान शासक भी हुए। अमोघ वर्ष ने तो कन्नड़ में कविराज मार्ग नाम का काव्य शास्त्र पर ग्रंथ भी लिखा। तो मतलब गुप्तों के बाद देश राजनीतिक रूप से भले ही बट गया था और कन्नौज के लिए इतना लंबा संघर्ष चला जी, लेकिन कला, संस्कृति, साहित्य, मंदिर निर्माण ये सब रुका नहीं, बल्कि शायद फला फूला। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने इलाकों में इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया। दक्षिण में द्रविड़ शैली विकसित हुई, साहित्य रचा गया, विश्वविद्यालय बने। तो कुल मिलाके ये दौर राजनीतिक बिखराव का था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से काफी जीवंत रहा। निश्चित रूप से। और शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जो राजनीतिक टकराव और क्षेत्रीयता का दौर था, क्या इसी ने भारत की उस विविध सांस्कृतिक बनावट की नींव को और मजबूत किया? मतलब अलग अलग शक्तियों ने अपनी अपनी पहचान बनाई, अपनी कला को विकसित किया। हाँ, और शायद इसी टकराव और आदान प्रदान से वो विविधता पैदा हुई जो आज भी हमारी पहचान है। ये एक सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास की उथल पुथल भी रचनात्मकता को जन्म दे सकती है। सही कहा, ये एक दिलचस्प नजरिया है दौर को देखने